हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। तो जो आज का हमारा चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम रह सकते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है। और जीवन को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? लैंड, वाटर एंड एयर। धरती, हवा और पानी, ये क्या हमारे जो जीवन को संभव बनाते हैं। हम आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इस तीनों घटकों में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आती है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इसे भूमंडल कहते हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और एक गैसेस की घेरा बना हुआ है, हमारे जो गैसों का घेरा बना हुआ है हमारे पृथ्वी के आसपास में, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल। और एक हाइड्रोस्फीयर है, जो सारी वाटर बॉडीज हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर 71% जल है, 71% वाटर है, ठीक है। और 29% क्या है? भूमि है, लिथोस्फीयर है। तो ये तीनों मंडल, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये जहाँ पर मिल जाते हैं तीनों, क्योंकि हमें जीने के लिए तो तीनों की ज़रूरत है। एटमॉस्फेयर में हवा होती है, फसल उगाने के लिए, हमें घर बनाने के लिए, रहने के लिए हमें लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जब ये तीनों भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों एक जगह मिल जाते हैं तो उसे हम जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। ये जो स्थान है ये हमारे रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, यहाँ पर हम रह सकते हैं। अगर इन तीनों में से एक चीज़ की भी कमी है तो हम वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल की बात करेंगे कि जो सबसे भूमंडल होता क्या है, जो सबसे हमारी पृथ्वी की सख्त परत है जिस पे हम रह रहे हैं। जैसे कि जो ज़मीन है जहाँ पर हम फसलें उगा रहे हैं, मिट्टी सी है, वहाँ पर रॉक्स हैं, पत्थर, चट्टाने, ये जो अर्थ क्रस्ट है, ये सब बहुत ही पतली लेयर है मिट्टी की, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या कुछ भी हमारे रहने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हम जो लिथोस्फीयर को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। जो अर्थ सर्विस जो होती है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं कॉन्टिनेंट्स, जिसे हम महाद्वीप कहते हैं, और जो दूसरी वाटर बॉडीज होती हैं उसे हम महासागरीय बेसिन या ओशियन बेसिन कहते हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हम मैप में देखेंगे कि ये जो लैंड मासेस हैं, वो जो धरती हैं, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो हमारी धरती है, आप जब भी कहीं भी जाते हो, आप पर्वतों पे जाते हो, तो वहाँ पर लिखा होता है कि सी लेवल से इसकी ऊंचाई इतनी है। तो वो किससे मापी जाती है? वो सी से मापी जाती है, समुद्रों से मापी जाती है, ओशंस से मापी जाती है। जैसे कि आप जहाँ रह रहे हो वो कितना ऊंचा है, वो समुद्र तल से, समुद्र तल को 0 माना जाता है। और उसके बाद जो भी हम देखते हैं उसे मापते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम अपने मैप को। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, आप ये देखिए, यहाँ पर एशिया दिख रहा होगा। पहले तो आपको एशिया, ये देखिए एशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसमें लगभग ये 30% है पूरे विश्व के लैंड मास का। कितना है? 30%। और इसमें जो आबादी रहती है, जनसंख्या रहती है, लगभग 60% रहती है आबादी यहाँ पर, 60%। इसमें देखिए अब हमारा प्यारा भारत भी है, चाइना भी है और रशिया भी है। और एशिया और यूरोप को आप ये देख रहे हैं ना, ये यूरोप है। एशिया और यूरोप को जो पर्वत अलग करते हैं, माउंटेन्स अलग करते हैं, इन दोनों जो महाद्वीप में इनको अलग कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं यूराल पर्वत। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूराल पर्वत, URAL, ये यहाँ पर है, इसे यूराल पर्वत कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर आप अपलेशियन पर्वत देख रहे हैं, अपलेशियन माउंटेन यहाँ पर है, और ये नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर है रॉकी पर्वत, यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत लड़ी है, दूसरी सबसे
जो लॉन्ग माउंटेन रेंजेस हैं वो रॉकी माउंटेन्स है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। यह साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत लड़ी है, एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं। ये विश्व की पहली सबसे लंबी क्या है, पर्वत लड़ी है। और यहाँ पर आपको अमेज़न रिवर दिख रही होगी, साउथ अमेरिका में है अमेज़न रिवर, जो कि विश्व की सबसे विशाल नदी है। वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। और आपको जो नील नदी मिलेगी, नील नदी वो कहाँ मिलेगी, आपको अफ्रीका में मिलेगी, जो कि विश्व के इधर है, जो विश्व की सबसे पहली लंबी नदी है। आपने ये बात का ध्यान रखना है, जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी है, और जो अमेज़न है ये विश्व की सबसे बड़ी है और लार्ज है। आप अफ्रीका महाद्वीप को देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अकेला महाद्वीप है जिसमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती हैं। मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये विश्व का अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसमें ये तीनों लाइनें होकर गुजरती हैं। और जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए यहाँ पर है, ये कौन सा महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये अकेला ऐसा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे होकर गुजर रही है बीचों बीच। और बाकी हम ये अगर हम इस मैप को देख सकते हैं तो हमें क्या ऐसा लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा महाद्वीप हैं वो कौन से हेमिस्फीयर पर हैं। अब ये लाइन जो खींची हुई है, ये जो लाइन खींची हुई है, इससे अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा जो महाद्वीप हैं वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। सबसे ज़्यादा महाद्वीप नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि उत्तरी हेमिस्फीयर में। और ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर में बहुत ही कम महाद्वीप हैं। साउथ अमेरिका में देखिए इक्वेटर बिल्कुल उससे नहीं होके गुजर रही, यहाँ से जो होके गुजर रही है वो है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं। और एक हमारा ये यूरोप रह गया था। यूरोप, हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं, आपको याद करने हैं। सबसे पहले एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आज हम जिसकी बात करेंगे वो अंटार्कटिका की बात इतनी नहीं करेंगे, क्योंकि अंटार्कटिका में ना के बराबर आबादी रहती है, वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर सारा साल ठंड पड़ती रहती है। तो इसलिए हम अंटार्कटिका की बात नहीं करेंगे। ये भी साउथर्न में ही पड़ता है, पोल्स पे है। तो यहाँ पर आपको बताया था ना कि जब जो पोल्स पर होते हैं यहाँ पर सारा साल ही ठंड पड़ती रहती है, तो यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। पर यहाँ पर फिर भी कई देशों के लोगों ने यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर स्थापित किए हुए हैं, हम उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेसन से। आप ये देखिए अटलांटिक ओशन, यहाँ पर 5 महासागर हमें दिखेंगे। एक यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउथर्न ओशन। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेसन पर और देखते हैं। जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में सबसे जो ऊंची आकृति है उसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर है, वो है हमारे हिमालयाज में, हमारे एशिया महाद्वीप पर है। जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट एवरेस्ट, उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848। वैसे तो 8850 है, पर आप इतना भी याद रख सकते हैं, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और जो सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ है, सबसे गहराई वाला गर्त है, वो कहाँ पर है, वो है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में है, जिसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी भी इतनी नहीं है जितने की ये सबसे ज़्यादा गहराई है। कहाँ पर है ये, पैसिफिक ओशन में है। ये 11,022 ये क्या है, उसकी गहराई है। ये सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, ये डेप्थ है सी की। अब करते हैं बात कॉन्टिनेंट की। यहाँ पर हमारे भारत में, हमारे पूरे विश्व में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, जो ओशियंस हैं, उनके द्वारा अलग किया गया है। तो सबसे पहले कौन सा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका
और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, मैप में हमने देखा था एशिया है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और वो कितना कवर करता है, 1/3 वहाँ की टोटल लैंड है पूरे विश्व की। 29% तो पूरे अर्थ की है, 29% हमें लैंड मिली हुई है पूरी। ठीक है, 71% क्या है, 71% तो है जल, 29% जो है लैंड मासेस हैं, और उसमें से 29 में से जो 1/3 है वो क्या है, एशिया का पार्ट है। ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, ये ईस्ट में पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे होकर गुजरती है। एशिया और यूरोप को किस पर्वत से अलग किया जाता है, यूराल माउंटेन इनको अलग करते हैं, जो कि वेस्ट में है, हमने फिगर में देखा था। एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। जब ये यूरोप और एशिया साथ में मिलते हैं, ये देखिए ये यूरोप है और ये एशिया है, जब ये दोनों एक साथ में मिलते हैं, ये देखिए यहाँ पर यूराल पर्वत है, इन दोनों को अलग कर रहा है। ये दोनों जब साथ में मिलते हैं तो हमें इन्हें यूरेशिया का नाम देते हैं। क्या देते हैं, यूरेशिया का नाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो आप ध्यान से सुने। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप क्या है, स्मॉल है, किससे, एशिया से काफ़ी छोटा है। और ये कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ता है, वेस्ट के पड़ता है। अभी आपने देखा था ना यूराल पर्वत, इन दोनों को, यूराल जो माउंटेन था, यूरोप और एशिया को ये दोनों अलग कर रहा था। जो आर्कटिक सर्कल है इससे होकर गुजरता है, तो आप समझ सकते हैं आर्कटिक सर्कल हमने जब पढ़ा था, ये था, ऐसे था, ये क्या था, ये इक्वेटर थी, ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यहाँ पर एक आर्कटिक सर्कल था, ये अंटार्कटिक सर्कल था। ठीक है, और ये पोल थे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये जो पोल था, ये जो आर्कटिक सर्कल है, हमें ये पता था कि यहाँ पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं, यहाँ तो सीधी पड़ेंगी, पर यहाँ पड़ती हैं टेढ़ी, तो यहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा ठंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये आर्कटिक सर्कल यहाँ से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और ये जो यूरोप है, ये 3 साइडों से वाटर बॉडीज हैं, यहाँ पर वाटर पानी से ही घिरा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये यूरोप है, इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, इधर अटलांटिक ओशन है और इधर आर्कटिक ओशन, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर क्या है, मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, ये देखिए यूरोप। ठीक है, तो देखते हैं अब बात करेंगे अफ्रीका की। अफ्रीका क्या है, दूसरा, विश्व का सबसे दूसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया है, अफ्रीका है जो, और जो इक्वेटर है इसके बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा है। और लार्ज पार्ट ऑफ एशिया लाइज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है इन नॉर्थन हेमिस्फीयर में। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो सबसे ज़्यादा महाद्वीप हैं वो कौन से हेमिस्फीयर में आते हैं, वो उत्तरी हेमिस्फीयर में आते हैं। और ये एक अकेला कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है। जो सहारा डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो विशाल डेजर्ट है, वो कहाँ पाया जाता है, वो भी अफ्रीका में ही पाया जाता है, जो कि सबसे गर्म डेजर्ट है। और इसको तीनों साइडों से ओशंस और सी ने घेर रखा है, आप वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं। और जो सबसे विश्व की लंबी नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नील नदी, वो भी अफ्रीका में है। और ये अफ्रीका, नॉर्थ वेयर द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस इन द मैप, ये तीनों हैं वो किससे होकर गुजरती हैं, अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी, कर्क रेखा ये वाली थी, ये देखिए ये वाली कर्क रेखा थी, ये विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में मेनली 3 कंट्रीज आती हैं, एक तो आती है कनाडा, एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक सेंट्रल अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका को, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से एक दूसरे से जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, उसे हम कहते हैं उसे हम इस्थमस ऑफ पैनामा, ये जल संधि है, स्थल संधि है, ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, पैनामा उसका नाम है। ये बहुत ही पतली सी लैंड की स्ट्रिप होती है, थोड़ी सी जगह होती है जिससे दोनों देश जुड़ते हैं। और ये कौन सा है, 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विश्व का, तीसरा सबसे बड़ा है। पहले पे कौन सा था, एशिया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद था अफ्रीका, और तीसरे पे कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये नॉर्थन में पड़ता है और ये वेस्ट में पड़ता है, नॉर्थन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है।
इसके आगे कौन सा ओशन है, इसके अगर आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका है। इसके ईस्ट में तो है अटलांटिक ओशन और इसके जो वेस्ट में है वो है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका पूरे साउथ में ही पड़ता है और इसके जो दो ओशन है जिससे वो घिरा हुआ है ईस्ट और वेस्ट में, वो कौन कौन से थे? हमने अभी जो अमेरिका की बात की, ईस्ट में तो था अटलांटिक ओशन और वेस्ट में पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और जो विश्व की सबसे विशाल नदी है, लार्जेस्ट रिवर है, वो कहाँ पर है? वो भी साउथ अमेरिका में है, जिसका नाम अमेज़न है। और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत लड़ी है, एंडीज जिसका नाम है, वो भी वहीं पर पाई जाती है। इसकी जो लंबाई है बहुत ज़्यादा लंबी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, अब आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरह साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसकी जो तीनों साइडें हैं ओशन से घिरी हुई हैं। इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ है? इट इज़ कम्प्लीटली इन साउथर्न हेमिस्फीयर। हमने देखा था पहले इस शुरुआत में ही। कहाँ पर है ये देखिए, ये क्या था? ये साउथर्न हेमिस्फीयर में ये अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका है, ये पूरी तरह से साउथ में स्थित है। और इसका जो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, जैसे भारत ने मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम के। ये आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि यहाँ पर जो भारत ने जो रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं उसका नाम क्या है। वो वैसे उन्होंने मेनली क्यों खोले हुए हैं वो रिसर्च सेंटर? वो वहाँ के तापमान की स्टडी कर सकें, वहाँ का जो भी कुछ भी जो क्लाइमेट चेंज आती है वो सभी की स्टडी करने के लिए यहाँ पर रिसर्च सेंटर विभिन्न देशों द्वारा खोले जाते हैं। तो भारत का जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। हाल ही में एक खोला गया था 2008 में, जिसे 2012 में चलाया गया था, वो था भारती एक और रिसर्च स्टेशन है। वैसे ये जो अंटार्कटिका था वो हमारे ह्यूमंस लोगों के रहने के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर कोई इंसान रह नहीं सकते, क्योंकि ये पोलर रीजन में स्थित है। तो यहाँ पर धूप भी नहीं निकलती, यहाँ पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, तो यहाँ पर बहुत ही समस्या होती है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ रिसर्च सेंटर ही खोले गए हैं और कोई नहीं वहाँ रहता, इसलिए हम उसकी ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की, जलमंडल की। हमारे पृथ्वी पर 71% क्या है? 71% क्या है? वाटर है और 29% लैंड है। फिर भी हमें जल की कमी है, फिर भी वाटर की कमी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा 71 में से भी लगभग 97% जो वाटर है वो कहाँ पर है? वो है हमारा ओशंस में। वो सभी पानी बहुत ही खारा है, बहुत ही सॉल्टी है, जिसे हम बिल्कुल पी नहीं सकते। और बाकी बचा जो यहाँ पर 97 का जो 3% पानी बचा, वो कौन से में है? वो ग्लेशियर्स में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, रिवर्स में है। ठीक है, और वो भी हमें, या फिर ग्राउंड वाटर है वो सारा। तो इसलिए हमें जो पीने का पानी बचता है वो बहुत ही ज़्यादा कम बचता है। ठीक है, तो देखते हैं हम अब बात करते हैं हम 71% पानी के कारण ही जो हमारी पृथ्वी है उसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि जब भी अंतरिक्ष से देखा जाता है तो हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। हम बात करते हैं ओशंस की, महासागर। ये महासागर हैं, बहुत ही मेजर पार्ट है महासागर हैं जो हाइड्रोस्फीयर का। किया था ना हमने, दे आर ऑल जलमंडल, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ये गति करते रहते हैं। जो ओशंस वाटर हैं वो हमेशा चलते ही रहते हैं। और यहाँ पर जो इनके 3 मूवमेंट्स हैं, जैसे कि वेव्स तरंगें, टाइड्स और ओशन करंट, जो कि धाराएं होती हैं। ठीक है, और ज्वार भाटा जो होता है, ये सभी क्या है? ये मूव करता रहता है इससे पानी। और जो 5 मेजर ओशन है, पैसिफिक ओशन है एक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। अब हम इनको देखते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, PAISA, पैसा मीन्स P से प्रशांत महासागर, A से अटलांटिक ओशन,
आई से इंडियन ओशन, साउथ से साउथर्न ओशन, ए से आर्कटिक ओशन। ये जो हमने इसको किया हुआ है लाइन वाइज असेंडिंग, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक ओशन है, उसके बाद इंडियन ओशन है, साउथर्न ओशन है और आर्कटिक ओशन है। ठीक है, आप उनको याद रखिएगा। इट इज स्प्रेड ओनली 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। जो कि पैसिफिक ओशन की बात करें, वे पूरे विश्व का, पूरे हमारे पृथ्वी का 1/3 है। ठीक है, लार्जेस्ट ओशन है, 1/3 ऑफ द अर्थ में ये फैली हुई है। जो मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच सबसे गहराई वाला गर्त है जो अर्थ का है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये गोलाई में है और इसको जो घेरा हुआ है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ने इसके आसपास से घिरे हुए हैं। आपको मैप में ये देखिए, मैप हाँ ये देखिए पैसिफिक ओशन, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका और यहाँ पर देखिए एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों घिरे हुए हैं इससे। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशन है वो सर्कुलर है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इससे घिरे हुए हैं। और जो अटलांटिक ओशन है वो दूसरा सबसे बड़ा ओशन है, सबसे बड़ा महासागर है जो कि एस की शेप में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ, यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है वो वेस्ट की साइड में है, पश्चिम की साइड में है। ठीक है, और इसकी जो अटलांटिक ओशन की जो कोस्टल एरियाज हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंडेंटेड है वहाँ पर, इसलिए बहुत ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं भी मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर मछलियाँ भी पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक अकेला ऐसा ओशन है जो कि भारत के नाम पर, किसी देश के नाम पर पड़ा है और ये इसमें एशिया, इसके जो नॉर्थ में एशिया आता है, इसके वेस्ट में अफ्रीका है पश्चिम में, और इसके जो ईस्ट में वो है ऑस्ट्रेलिया। और जो साउथर्न ओशन है ये 60 डिग्री साउथर्न लैटिट्यूड में स्थित है ये। और जो आर्कटिक ओशन है लोकेटेड विद इन द आर्कटिक ऑफ सर्कल एंड सराउंडेड बाय द नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक ओशन है वो कहाँ है, आर्कटिक सर्कल पर स्थित है और इससे नॉर्थ पोल पर है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो यहाँ पर जो ओशंस है, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन है, ये दोनों बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ते हैं। ठीक है, और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, जो एशिया और यूरोप एक साथ जुड़ते हैं उसे हम यूरेशिया कहते हैं। एशिया और यूरोप जो एक साथ जुड़ते हैं। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की। वायुमंडल में लगभग बहुत एक हमारे पृथ्वी के आसपास एक गैस की चादर बनी हुई है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये जो चादर है हवा की, ये हमारे रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो सूरज की किरणें आती हैं वो हमारी धरती पे पड़ती हैं, वो जो किरणें आती हैं वो आती तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि वहाँ पर काफ़ी हानिकारक किरणें भी होती हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज, पैराबैगनी किरणें। अगर वो भी धरती पर आने लग जाएं तो हमारी जो स्किन है वो बर्न होने लग जाएगी, हमें स्किन कैंसर हो सकता है। पर ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जैसे कि काफ़ी गैसेस हैं, काफ़ी वो रोक लेती हैं दूसरे को। ओजोन लेयर होती है वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में, अभी हम इसकी बात करेंगे। वो क्या करती हैं, उन किरणों को, हानिकारक किरणें होती हैं वो उनको रोक लेती हैं। तो जिसके कारण जो हमारी धरती पर आती है किरणें आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ठीक है, इसलिए वायुमंडल की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तभी हम देखेंगे जो वायुमंडल की जो हाइट है इसकी लगभग वो 1600 किलोमीटर होती है। 1600 किलोमीटर तक ये वायुमंडल है वो फैली हुई है। इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। आपके सामने ये इमेज दिख रही होगी एक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। हिंदी में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो हम बात करेंगे इसकी। हमारे जो पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें 99% क्या है,
उसमें है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21। और बाकी की जो रहेगी 1% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और बाकी की सभी गैसें होती हैं। और जो एक कार्बन डाइऑक्साइड की भी बहुत थोड़ी सी मात्रा है, पर ये रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले तो फिर सारी पृथ्वी बहुत ही ठंडी हो जाएगी। ये हमें एक ठीक ठाक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिसमें हम रह सकें। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ भी जाए तो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, हमारा लॉस है। अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए फिर भी हमारा लॉस है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। ये देखिए ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ये सबसे पहली लेयर है हमारी पृथ्वी की, और इसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बारिश हो गई, जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज़, जितनी भी प्रोसेस हो गई, जैसे बारिश हो गई, जो स्नोफॉल होती है, या फिर कुछ भी जो गड़े पड़ते हैं, पत्थर से नहीं पड़ते, वो सभी किस में होती हैं? जो हवाएं चलती हैं, बिजली कड़कती है, वो सारी ट्रोपोस्फेयर में होती है, शोभ मंडल में होती हैं। और अब आ गया स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? समताप मंडल। इसमें कोई ऐसी क्रियाएं नहीं होती नेचुरल, जैसे कि कोई बारिश नहीं होती, कोई बिजली नहीं कड़कती, कोई बादल नहीं होता। इसलिए जो प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे ना तो कोई यहाँ पर बिजली चमकेगी ना बारिश होगी, तो वहाँ पर इसलिए वो ज़्यादातर यहीं उड़ते हैं। और जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर ये आपसे पूछा जा सकता है, ओजोन लेयर किस में, कौन से लेयर में पाई जाती है? वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसके बाद आता है मध्य मंडल, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, जिसे आयन मंडल भी कहते हैं। यहाँ पर थर्मोस्फेयर में जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो दूसरी होती हैं तरंगे होती हैं रेडियो की, वो यहीं से वापस मुड़ के आती हैं। और बाद में जो लास्ट में आता है वो है एक्सोस्फेयर। ये बाहरी मंडल है, बही मंडल जिसे हम कहते हैं, ये सबसे बाहर में होता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर डोमेन्स ऑफ लाइफ, जीव मंडल। ये ऐसा मंडल है जहाँ पर वाटर, एयर और जो लिथोस्फीयर है, भूमंडल है, ये तीनों एक साथ जुड़ते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तभी तो जीवन संभव हो पाएगा। अगर वहाँ पर पानी नहीं होगा तो फिर भी लोग प्यासे मर जाएंगे। अगर हवा नहीं होगी तो लोग सांस कैसे लेंगे? अगर धरती नहीं होगी तो लोग फसल उगा कर खाएंगे क्या? तो इसलिए जो बायोस्फीयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए। फिर भी हमने आजकल हम देखते हैं कि जो हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारे एयर जो एटमॉस्फेयर है उसको बहुत ही नुकसान दे रहा है। जैसे कि हम कुछ भी जलाते हैं, या कोई भी फ्यूल, या कोई भी फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, या हम कोई भी व्हीकल यूज़ करते हैं, तो उनका जो धुआं निकल के जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। अगर हमने पहले पढ़ा हो, आपको याद हो, तो हमने उसमें बताया था कि अगर कोई भी गैस की मात्रा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी तो हमारे में इम्बैलेंस पैदा होगा, जिसके कारण हमें बहुत ही लॉस होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का लेसन था। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ? कौन कौन सी जो 4 डोमेन्स हैं हमारी अर्थ की हैं? एक तो है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर। ये 4 डोमेन्स हैं अर्थ की जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। हमने उन्हीं सब कॉन्टिनेंट के नाम बताने हैं। जैसे कि पहले था एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, और अफ्रीका। ये 7 थे, आपने इनको याद रखना है। नेम 2 कॉन्टिनेंट दैट एंटायरली लाई इन साउथर्न हेमिस्फीयर। उन 2 कॉन्टिनेंट्स का नाम बताना है जो कि कंप्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला उसका क्या नाम है? वो है अंटार्कटिका, और दूसरा कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। वो कौन सा? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अर्थ है वो 71% वहाँ पर वाटर है, इसलिए जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देता है, इसलिए हम उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वाई इज द नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसको लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महाद्वीप है हमारे, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही
स्थित है। वाई इज बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए बायोस्फीयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें लाइफ जीने के लिए अप्रोप्रिएट है कि हमें सांस लेने के लिए हवा मिल रही है, फसल उगाने के लिए धरती है और पीने के लिए पानी है। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो हमारे लिए जीने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट जगह मिल जाती है। इसलिए बायोस्फीयर ही हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द माउंटेन रेंजेस दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया? कि उन माउंटेन रेंजेस का नाम बताना है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। वो है यूराल पर्वत। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय? जो नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका से अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इस्थमस, सॉरी नॉर्थ अमेरिका कैनाल। एक कैनाल से ये दोनों अलग होते हैं, जुड़े हुए हैं। पैनामा कैनाल उसका नाम है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमोसफेयर बाय परसेंटेज? कि सबसे ज़्यादा एटमोसफेयर में किसका परसेंटेज है? वो है नाइट्रोजन। फिर आता है ऑक्सीजन। द मेन डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स इज? कि सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है अर्थ कंस्टिट्यूइंग ऑफ सॉलिड रॉक्स? वो उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, जो कि सबसे सॉलिड है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? इनमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो है एशिया। द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज? वो क्या है? मैरियाना ट्रेंच है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। क्या है? मैरियाना ट्रेंच। द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री? वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड? ये क्या है? ये इस्थमस है, सॉरी ये बायोस्फीयर है, सॉरी बायोस्फीयर इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड दैट सपोर्ट्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर डी, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज? जो यूरोप और एशिया के जो कॉन्टिनेंट है हमें उन्हें यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ इज? उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? 88, 48। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन सारा समझ आ गया होगा और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।